हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक चीज लाइफ में देखी होगी कि जब भी कहीं अपोजिशन है तो क्लैशेस हैं तो टक्कर के कारण हीट प्रोड्यूस हो। तो हम लोगों ने लेंज लॉ में पढ़ा हुआ है कि इट मींस इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। जिस कारण से वो पैदा हो रही है उसी का वो अपोज कर देगी। तो अगर अपोजिशन होगी तो कहीं ना कहीं क्लैश के कारण हीटिंग प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का मेन कारण है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज हुआ हो, एरिया के कारण चेंज हुआ हो, या टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज हुआ हो। तो इसमें चार फैक्टर्स से कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, एंगल थीटा या टाइम टी, तो उस केस में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। और उस इंड्यूस्ड करंट का नेचर ऐसा है कि वह अपने पैदा होने वाले कारणों का अपोज कर रही है। तो अपोजिशन के कारण एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, क्योंकि जो भी लेंज लॉ है वह कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को फॉलो करा रहा है। वह खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो लेंज लॉ एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा एथेंटिक रूप भी है, जहां पे हम लोगों को देखनी है एडी करेंट्स, EDGY, एडी करेंट्स। इन एडी करेंट्स के पैदा होने का मेन कारण है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद मेटल पीस। अगर कहीं पे भी मेटल पीस बल्क में है, मेटल पीस अगर बल्क में है, तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल पीस चेंज हो रहा है, तो एडी करेंट्स, EDDY, एडी करेंट्स, जिन्हें हम फौकॉल्ट करेंट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फौकॉल्ट ने उन्हें खोजा। फौकॉल्ट, FOUCAULT, फौकॉल्ट करेंट्स। क्यों? क्योंकि फौकॉल्ट ने उसे देखा था सबसे पहले, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। तो कभी भी मेटल्स के साथ, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो एक सर्कुलरली करंट्स पैदा होती हैं। उन सर्कुलरली करंट्स के कारण इतनी हाई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है कि इवन इट कैन मेल्ट द मेटल पीसेस। सो व्हाट आर एडी करेंट्स? एडी करेंट्स आर सर्कुलरली करंट्स which are produced inside the metals due to the change of magnetic flux, and they are so strong that even they can melt the metal piece, या metal piece को मेल्ट भी कर सकते हैं। और इनकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास लेंज लॉ है, जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है, उसी का वो अपोज कर रहा है। यहां पे देखने से ऐसा लग रहा है कि एडी करंट्स जो कि हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रही है, ये हमारे लिए केवल नुकसानदेह होंगी। ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स हैं, पर एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कहीं पे कोई चीज नुकसान कर रही है तो उस नुकसान का हम लोग फायदे में कन्वर्जन करते हैं। जैसे अगर करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रही है और वह कंडक्टर को गर्म कर दे रही है, तो उस गर्मी का यूज हम लोग वाटर गर्म करने या और जगह हीटिंग इफेक्ट पैदा करने के काम में ले आते हैं। ठीक उसी तरीके से इस एडी करेंट्स का हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन फर्नेस में टू मेल्ट द बिग मेटल पीसेस। अगर हमारे पास एक वैक्स मोम का टुकड़ा है, उसको एक बर्तन में रख देंगे, नीचे से हम हीट देंगे, आफ्टर सम टाइम द वैक्स विल मेल्ट। पर बड़े बड़े मेटल्स पीस को हमको मेल्ट कराने के लिए ये प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत ही कष्ट वाला प्रोसीजर होगा, कमर्शियल प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ओर हैं, बड़े बड़े मेटल पीसेस हैं, मेटल्स केवल, उनके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा।
और उस मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द मेटल पीस के चेंज होने के कारण सर्कुलरली करंट्स पैदा होती हैं इनसाइड द मेटल पीस, जो कि उसको बेंड कर देती है। तो करते क्या है, एक बड़े से हार्ड चेंबर में हम लोग बड़े से मेटल पीस को रख देते हैं और उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट को पास कर रहे हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट करेगी क्या? जब करंट मैक्सिमम जाएगी कम टाइम में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगी। जब मैक्सिमम पहुंच रही है तो उस केस में जीरो से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पहुंची। मैग्नेटिक फील्ड जीरो से मैक्सिमम जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम गया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एक हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। फिर जब यह कम हो रही है तो करंट के कम होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कम होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है। फिर से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, फिर से मेटल गर्म होगा। तो हर एक साइकिल में अप और डाउन में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हम लोग करंट ले रहे हैं भाई। ये करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पर ऑक्सीडेशन का टाइम बहुत छोटा होगा, और अगर छोटा टाइम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स d phi by dt जो कि है dBA by dt, इसमें अगर एरिया को एक कांस्टेंट कर दें तो dB by dt, मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से चेंज होगा क्योंकि टाइम कम है। तो सर्कुलरली करंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होंगी और सर्कुलरली करंट के स्ट्रॉन्ग होने के कारण हीटिंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा जो कि पूरे के पूरे मेटल पीस को मेल्ट कर देगा। सो पहला यूज इसका एडी करंट का ये है इंडक्शन फर्नेस। तो हम लोग पहले यूज में लिखेंगे इंडक्शन फर्नेस। आप लोगों को इसके डीप में नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है, इंडक्शन फर्नेस याद करना है। इसका यूज इंडक्शन फर्नेस में बड़े बड़ी जगह जहां पे रेल के पहिए बनाने, रेल की पटरियां बनाने या बड़ी सी मशीनरीज बनानी है, वहां पे बहुत सारे मेटल को हमें बेंड करना है, तो वहां पे हम लोग इंडक्शन फर्नेस का यूज करके बेंड करने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पीडोमीटर व्हिच मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ योर व्हीकल, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो उसमें स्पीडोमीटर होता है। उस स्पीडोमीटर का भी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एडी करंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। स्पीडोमीटर में एक एल्युमिनियम का डिस्क होता है जो कि अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है। जैसे ये हम लोगों के पास एक डिस्क है, मोटी ले लेंगे तो बहुत पतली है, मोटी सी डिस्क है एल्युमिनियम जो कि अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम सकती है, जैसे सुदर्शन चक्र गोल गोल घूम रहा है। उसको घुमाने के लिए हम लोग इसको अटैच कर देते हैं, इसके मिड पॉइंट को अटैच कर देते हैं विथ द व्हील, चाहे अगला व्हील चाहे पिछला व्हील के साथ अटैच कर देते हैं, और उस व्हील के रोटेशन के कारण एक स्क्वायर वायर होती है जिसके कारण यह भी रोटेट करता है। मतलब जैसे जैसे व्हील रोटेट करेगा वैसे वैसे ये भी रोटेट करेगा अपने एक्सिस। अब यह रोटेट करता है इन द इवेकेटेड सील्ड चैम्बर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे चैम्बर में रोटेट करता है जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लगी है। अब यह मेटल पीस जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो इट विल कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट विल प्रोड्यूस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Due to the change of magnetic flux associated with this disk, eddy currents will produce। और वह एडी करंट्स एक फ्लेक्सिबल वायर से जब पास होती है उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है, तो वो फ्लेक्सिबल वायर स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है। उसके खिंचने के कारण इंडिकेटर आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब वायर लंबी होगी, खिंचेगी, तो इंडिकेटर आगे बढ़ेगा। यह मटेरियल जो होता है बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब हम एक्सीलरेटर लेकर व्हीकल की स्पीड बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, और जब हम स्पीड घटाते हैं तो धीरे धीरे कम होता है। तो भी थोड़ा सा टाइम लेता है ठंडे और गर्म होने में।
तो जब ये रोटेट करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा एसोसिएटेड विद दिस मेटल पीस, जिसके कारण एडी करंट्स पैदा होंगी। एडी करंट से फ्लेक्सिबल वायर से पास होंगी, जिसके कारण वो वायर खींचेगी तो लगा हुआ इंडिकेटर आगे की ओर बढ़ेगा। और जब हम स्पीड कम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा एसोसिएटेड विद दिस मेटल पीस, तो इंडिकेटर तार के ढीले होने के कारण वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यहां पे आपको इसके डीप में नहीं जाना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, बस आपको इतना याद रखना है कि यूज ऑफ एडी करंट्स में सेकंड यूज है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इंडक्शन मोटर। नहीं सर, इंडक्शन मोटर मैंने देखा है। जो घर में फैन लगे हैं, आपके घर की मिक्सी है, टेबल फैन है, उसमें सब में इंडक्शन मोटर होता है। और इंडक्शन मोटर वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। इसमें एक इंड्यूस्ड करंट के साथ साथ एक एडी करंट्स पैदा होती है, जिसके कारण इसकी वर्किंग होती है। इसकी वर्किंग के डिटेल में हमको नहीं जाना है, आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि कहां कहां इसका यूज है। तो इसका यूज इंडक्शन मोटर में भी है, इंडक्शन मोटर। उसके बाद आप लोगों के घर में बिजली का मीटर लगा हुआ होगा। उस बिजली के मीटर जो अब इलेक्ट्रॉनिक है, पहले मैकेनिकल था, उस बिजली के मीटर में भी एडी करंट्स का ही यूज करते हैं। कभी पुराना बिजली का मीटर मिले, उसको जब आप डिसमेंटल करेंगे तो उसमें आपको एल्यूमिनियम की डिस्क मिलेगी। तो एनर्जी मीटर में भी इसी का यूज होता है, एनर्जी मीटर। क्वेश्चंस केवल आते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ एडी करंट्स, तो एनर्जी मीटर में भी इसका यूज है। उसके बाद है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें ऑक्सीलेशंस नहीं होते हैं, वो जाकर स्टॉप हो जाता है पर्टिकुलर पोजीशन पे। उसमें भी एडी करंट्स अपना रोल प्ले करती है। डायथर्मी। डायथर्मी में हम लोग किसी भी ह्यूमन टिश्यू को एडी करंट्स के थ्रू हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी रिपेयरिंग होती है। तो डायथर्मी में भी इसका यूज होता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा यूज है इसका इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ऑफ ट्रेन। ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक ब्रेक सब काम करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली ट्रेन के जो दो पहिए होते हैं, उन दोनों पहियों को जोड़ने वाले रॉड को हम लोग एक्सेल कहते हैं। उस एक्सेल पे हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो करती है, और ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि एक्सेल में लगा हुआ है एंड ट्रेन के पटरी के ऊपर तो ट्रेन दौड़ रही है, रिलेटिव मोशन के कारण एक एडी करंट्स पैदा होती हैं। उस एडी करंट्स का नेचर अपोजिंग होता है, अपने पैदा होने वाले कारण का अपोज करेगी वो। तो जब हमें ब्रेक अप्लाई करनी होती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट दो पहियों के बीच एक्सेल में लगा हुआ है, उसके साथ एसोसिएटेड करंट को हम बढ़ा देते हैं। जब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो रिलेटिव मोशन के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एडी करंट्स पैदा होंगी, जो कि ड्रैग फोर्स का अपने पैदा होने के कारण का अपोज करेंगे। और जब अपोजिशन होगी तो धीरे धीरे ब्रेक काम करेगी, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। ये बहुत ही ऑथेंटिक ब्रेक होती है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे ऑफ द एडी करंट्स। अब यहाँ एडी करंट्स के ढेर सारे यूजेस दिखाई दिए। ड्रॉबैक्स के साथ ड्रॉबैक क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा, और हीटिंग इफेक्ट में वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर का मतलब है कि हमारी मशीनरी के पुर्जे तेजी से घिसेंगे, खराब होगी। फिर मन में आता है वो क्वेश्चन कि हम लोग एडी करंट्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे तो यूज ले रहे हैं, हमें हर जगह पे एडी करंट्स नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कुछ जगह पे एडी करंट्स कम हो। जैसे ट्रांसफार्मर का कोर है, चोक का कोर है, जहां पे बल्क में मेटल यूज हो रहा है, जहां पे हम एक बड़े से कोर के ऊपर वायर्स लपेट रहे हैं। ट्रांसफार्मर में कोर के ऊपर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वायर्स लपेटते हैं। तो अगर हम सिंगल कोर ले लेंगे
सिंगल मेटेलिक कोर लेने के कारण उसमें एडी करंट्स इतनी प्रोड्यूस होगी कि वह थोड़े टाइम बाद मेल्ट कर जाएगा। तो करते क्या है, कोर जो कि एक सॉलिड सा है, इस तरीके का है, सॉलिड मेटल का, जिसके ऊपर कॉइल्स लपेटी रहती हैं, उसको इंस्टेड ऑफ द सिंगल पीस ऑफ मेटल वी आर टेकिंग लैमिनेटेड थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल व्हिच आर जॉइंड टुगेदर। यहां पे पतली पतली स्ट्रिप्स लेते हैं हम लोग मेटल की, और हर स्ट्रिप एक दूसरे से इंसुलेटेड मटेरियल के कारण डिस्कनेक्टेड होती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, और उसको जोड़ के हम लोग एक कोर बनाते हैं। अब उसका फायदा क्या है कि जब एडी करंट्स पैदा होंगी, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, तो उसको रास्ता कम मिलेगा, फील्ड कम मिलेगी, वह पतली सी स्ट्रिप में ही होके रह जाएगी, आगे नहीं प्रोपोगेट कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ने के कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ एडी करंट्स को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेटेड स्ट्रिप्स लेते हैं, जिसको लैमिनेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो हर कोर में पतली पतली मेटल्स की स्ट्रिप लेते हैं, हर स्ट्रिप एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, अलग होती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स पैदा नहीं होने देती। तो भी इतना करने के बावजूद अगर आप ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरें तो ट्रांसफार्मर में हीटिंग इफेक्ट आपको एहसास कराएगी। और घरों में जो पुराने चौक लगे हुए हैं, उस चौक के ऊपर अगर आप लिंटर पे देखेंगे तो आपको काला काला पोर्शन दिखाई देगा। हम इलेक्ट्रॉनिक चौक की बात नहीं कर रहे जो नए चौक है, जो पुराने चौक 4-5 साल पहले चलते थे, अब तो हट चुके हैं, उसमें हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि 2-3 फीट ऊपर लिंटर पर काला काला स्पॉट हम लोग को दिखाई देता है। तो एडी करंट कम करने का एक तरीका है। यहाँ पे एडी करंट का एक और यूज है इंडक्शन कुकिंग। इंडक्शन कुकिंग में हम लोग कॉपर की प्लेट से एडी करंट्स पैदा करके कुक करते हैं फूड। तो यहाँ पे एडी करंट्स के बहुत सारे यूजेस हैं। अब इसकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में क्या है कि अगर हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक सोलेनॉइड है, और उस सोलेनॉइड में बीच में कोर ऐसे लगा हुआ है, इसको डांसिंग डिस्क के नाम से भी जानते हैं, या किकिंग डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यहां पे अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है विद द हेल्प ऑफ की, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे ही यहां पे अगर नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है तो नीचे साउथ पोल डेवलप होगा, क्योंकि इस सोलेनॉइड के बीच में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा होने के कारण इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब हम लोग इसके ऊपर एक मेटल की डिस्क रखने की कोशिश करेंगे तो इसमें मेटल होने के कारण इसमें एडी करंट्स तो पैदा होंगी। साथ ही साथ जब हम इस स्विच को ऑन करने के साथ इस मेटल डिस्क को रखने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, मेटल डिस्क के नीचे भी ऐसी करंट पैदा होगी जिसके कारण नॉर्थ पोल ही पैदा होगा, और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के कारण ऊपर रखने वाले डिस्क फ्लाई अप हो जाएगी, ऊंचाई तक उठ के गिर जाएगी। मतलब अगर इस डिस्क को हम लोग इस कॉइल के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है, तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल पैदा हो रहा है तो इस डिस्क के नीचे भी नॉर्थ पोल पैदा होगा। जैसे ही रखने की कोशिश करेंगे ये पलट के ऊंचाई तक जाकर गिर जाएगा। अगर हम लोगों के पास एक मेटल की शीट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रही है, ऑक्सीडेट कर रही है, एक मेटेलिक शीट वाइब्रेट कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये मेटेलिक शीट है जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ सस्पेंडेड है थ्रू, एंड यह वाइब्रेट कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, मतलब ये शीट है जो कि वाइब्रेट कर रही है नॉर्थ एंड साउथ में। अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है और इन दोनों पोल्स के बीच में कोई मेटेलिक बॉडी सस्पेंड है ऊपर से और ये वाइब्रेट कर रही है ऐसे, ये मेटेलिक बॉडी होने के कारण इसके अंदर एडी करंट्स पैदा होंगे और एडी करंट उन कारणों का अपोज करेगी जिससे पैदा हुई है, तो इसमें एक डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग आप लोग पढ़ चुके हैं कि थोड़े टाइम के बाद ये रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मोशन चेक हो जाएगा।
अगर हम लोग इसी प्लेट को स्लॉट काट के फिर से इसको वाइब्रेट कराते हैं इनसाइड द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पहले के मुकाबले जल्दी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब इसमें जो भी डैम्पिंग फोर्स है वो पहले के मुकाबले कम काम करेगा। डैम्पिंग फोर्स पहले से कम काम करेगा। ये हम लोग के पास मटेरियल को जितना बचा है, इस तरीके का मटेरियल बचा है, इसको हम लोगों ने स्लॉट में काट दिया है। तो अब इसको हम लोग सस्पेंड करा रहे हैं किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सेम मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग स्लॉटेड प्लेट को वाइब्रेट कराएंगे तो उस केस में पहले के मुकाबले एडी करंट्स कमजोर पैदा होंगी, क्योंकि यहां पे ब्रेकिंग हो रही है। कमजोर एडी करंट के कारण डैम्पिंग फोर्स पहले से कम होगा। इस केस में डैम्पिंग फोर्स ज्यादा था, ये जल्दी रुक जा रही थी, और इस केस में स्लॉट कट कर देने के कारण एडी करंट्स कमजोर हो गई, इसलिए जल्दी नहीं रुकेगी। इसको रुकने में टाइम लगेगा। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि विच केस डैम्पिंग विल बी मोर, या कैसे हम लोग डैम्पिंग को कम कर सकते हैं। तो डैम्पिंग हम लोग कम कर सकते हैं बाय टेकिंग स्लॉटेड मेटेलिक शीट। बताया था कि whenever changing current, variable current passes through conductor, then an opposing EMF and hence induced opposing current is produced in that conductor. इस फिनोमेना में वेरिएबल करंट के कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, जिसके कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है, जो कि मेन करंट का अपोज करेगी। अगर मेन करंट 0 से मैक्सिमम तक जा रही है, जो अपोजिंग करंट पैदा होगी वह मैक्सिमम से 0 तक आएगी। तो यहां पे हम लोग को एक चीज पढ़नी है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? इट इज phenomenon by virtue of which an opposing EMF and hence opposing induced current is produced in a conductor or in a coil when time varying current passes through the conductor or coil। किसी भी कंडक्टर या कॉइल से टाइम वेरी का मतलब 0 से मैक्सिमम जा रही है, मैक्सिमम से 0 आ रही है, या अल्टरनेटिंग करंट रही है जो कि हर क्षण परिवर्तनशील है। अल्टरनेटिंग करंट हर टाइम पे बदलती है, वेरिएबल करंट है। अगर वह वेरिएबल करंट किसी भी कंडक्टर या कॉइल से पास होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स में चेंज आएगा, उस फ्लक्स के चेंज के कारण एक अपोजिंग ईएमएफ एंड अपोजिंग करंट पैदा होगी। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा होता है, अपोजिंग करंट पैदा होती है जब टाइम वेरिंग करंट पासेस थ्रू कंडक्टर और कॉइल। मेजर करते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट के रूप में। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का रोल बहुत वास्ट है। किसी भी कॉइल या कंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस भी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग इंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देनी जरूरी है कि आप लोगों ने पहले रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है जो कि करंट का अपोज करता है, फिर आप लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, सी के बारे में पढ़ा है जो कि चार्जेस को स्टोर करता है। अब जो चीज आपको जाननी है वो है इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा होता है जो कि टाइम वेरिंग करंट के कारण पैदा होता है, और वह अपोज करता है अपने अंदर किसी भी वेरिएशन ऑफ करंट का। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट 0 से मैक्सिमम हो रही है तो अपोजिंग करंट मैक्सिमम से 0 होगी, और अगर मेन करंट मैक्सिमम से 0 हो रही है, घट रही है, तो अपोजिंग करंट 0 से मैक्सिमम होगी। हमेशा वह अपने चेंज का अपोज कर रही है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाह रही है, इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के चेंज का हमेशा अपोज करती है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग अब फॉर्मूले यूज करेंगे, इसमें सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के लिए। तो यहाँ पे सोलेनॉइड है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन और इसकी लेंथ है स्मॉल एल।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n by l होगा और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी B इज इक्वल टू, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट स्मॉल ni या म्यू नॉट n by l into I। इस सॉलिनॉइड से पास होने वाले करंट है I, कैपिटल I। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, दिस सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I की। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग के पास हो जाएगा n phi। तो यहां पे n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे है n by phi by I is equal to n। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। दिस n is known as self induction coefficient। self induction coefficient, ये सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट इसकी यूनिट होती है हेनरी। इसकी यूनिट क्या है? हेनरी। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का। E इज इक्वल टू हम लोग के पास है n d phi by dt और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस साइन। इसका फॉर्मूला ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द करंट I। तो यहां पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पे d n phi बिकॉज n इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। n को अंदर ले जाते हैं तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा माइनस d by dt। एट द प्लेस ऑफ n phi हम लोग लिख सकते हैं li। तो यहां पे हम लोग को मिल गया li। E इज इक्वल टू l को बाहर निकाल ले तो माइनस n चूंकि कांस्टेंट है di by dt। एक बात का ध्यान देना है कि ये L टाइम डिपेंडेंट नहीं है। किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा अभी थोड़ी देर बाद उसको भी देखते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये मिला जिससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग को ढेर सारे मिले। यहां से इसको डिफाइन करने के लिए E by या माइनस E by di by dt is equal to what? L सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एनी कॉइल, एनी सोलेनॉइड को डिफाइन करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू अपोजिंग ईएमएफ। माइनस n का मतलब क्या है? अपोजिंग ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट passes through the coil is 1 ampere per second। मतलब डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन को अगर यूनिटिफाई कर रहे हैं di by dt को 1 कर दे रहे हैं तो माइनस e will be equal to what? L। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ कॉइल L is equal to minus e कब? when rate of change of current di by dt is equal to what? 1 ampere per second। तो डिफिनेशन के लिए ये तरीका है और मेरी वो यहां से आए। अब हम लोग इस n phi is equal to ni की हेल्प से सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉलिनॉइड निकालेंगे, प्लेन कॉइल निकालेंगे। हम लोगों को मेन फॉर्मूला यही यूज करना है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल n phi इज इक्वल टू व्हाट? Li। इसके लिए इसको पहले हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉलिनॉइड निकालते हैं। ये हम लोग के पास सॉलिनॉइड है ऑफ लेंथ स्मॉल l। कैपिटल L लेंगे तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के साथ वो मिक्स होने लगेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसमें फ्लो होने वाली करंट है I, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है कैपिटल N एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी स्मॉल n, दैट इज कैपिटल N by स्मॉल n। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पे हम लोग के पास है n by स्मॉल l इज इक्वल टू स्मॉल n। अब मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस विल बी व्हाट? B की वैल्यू होती है किसी भी सॉलिनॉइड की म्यू नॉट ni।
एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इस बात का ध्यान देना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स associated with each टर्न कितना हो जाएगा यहाँ पे, हर एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा वो है हम लोग के पास B इंटू ए। B की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई और A उसका एरिया है। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न इतना है, सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स associated with coil is equal to what? Magnetic flux associated with each turn into number of turns, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों के पास है व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स है n, कैपिटल N और स्मॉल n का इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। और यहां पे हम लोग के पास है म्यू नॉट n, n की जगह हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N बाई L आई ए इंटू n। तो यहां पे हम लोग को मिल गया म्यू नॉट n स्क्वायर L आई इंटू a। दिस इज व्हाट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर था किसके? Li की। तो यहां पे हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वैल्यू इतनी आई है इक्वल टू व्हाट? Li। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए बाई स्मॉल n इज इक्वल टू व्हाट? Li। करेक्ट कैंसिल हो गई, तो L की जगह पे हम लोगों को मिल रहा है L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई n। L इज व्हाट? लेंथ। और यहाँ पे कैपिटल N बाई N स्मॉल n के बराबर है, तो उसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N a। पर ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, इसका यूज हम लोग ज्यादा करेंगे। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट of solenoid is directly proportional to the magnetic permeability। अगर एयर है तो नॉट हो जाएगा, अगर एयर की जगह पे कोई मटेरियल हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दे रहे हैं तो म्यू उसका मिलेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं स्क्वायर में तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, पर लेंथ बढ़ाने पे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट हैं, वेरिएबल नहीं, न v है उसमें और न ही करंट है, पोटेंशियल करंट का रोल नहीं है। यहाँ पे सब के सब टर्म कांस्टेंट है, ठीक उसी तरीके से जैसे कैपेसिटर में आया था एप्सिलॉन नॉट a बाई d। वहां पे भी एरिया न्यूमरेटर में था, यहाँ पे भी एरिया न्यूमरेटर में है। एरिया मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, जो इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन है। यहां पे भी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वहां डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब हम लोग यहां पे अगर कॉइल के बीच में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको देखेंगे। यहां पे अगर हम लोग इस कॉइल के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें, बाकी सारे पैरामीटर सेम रखें, तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे L की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट की जगह पे म्यू ऑफ द मटेरियल मिलेगा। अगर म्यू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं तो म्यू एफ लिखेंगे, n स्क्वायर अपने जगह पे है, a अपने जगह पे है और L भी अपने जगह पे है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू r इज इक्वल टू म्यू एफ बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की थी एयर की परमेबिलिटी, ये पढ़ रखा है आपने। तो यहां से म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इनटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू एफ। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं तो LF लिखते रहे, LF की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई n। बट म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई n तब थी जब हम लोगों के पास उस सोलेनोइड के अंदर एयर थी, एयर मतलब La। तो यहां पे LF इज इक्वल टू म्यू आर इंटू La। म्यू आर
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और ये आप लोग को पता होगा कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑर्डर ऑफ 1000। यहां पे अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर इस बात का ध्यान देंगे कि अगर हमें सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट या इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स पे जोर न देके उस कॉइल के अंदर रखे हुए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने में हमारा खर्च बहुत बढ़ जाएगा। पर अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, कोबाल्ट, निकेल को इंसर्ट कर देंगे तो हमारी सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम लोग प्लेट कॉइल की सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट को जानेंगे और उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, उसको भी देखेंगे। वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। नाउ हैव ए नाइस डे।